नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज का पाठ है वर्णमाला। तो वर्णमाला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आज लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। सभी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है आज का, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण। तो सही उत्तर है आपका, भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। ठीक है, वर्ण को जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपके लिए, वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्ण के संकलित को, शब्द गणना को, या वर्ण के व्यवस्थित समूह को। तो वर्ण के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? तो कंठ यानी गले से कौन सी ध्वनि निकलती है हमारी? तो गले से निकलती है हमारी क, ख, ग, घ। ये वाली जो ध्वनियाँ हैं तो ये कंठ से निकलती हैं। ठीक है, याद रखना, कंठ ध्वनि यानी गले से निकलने वाले उच्चारण स्थान पर व्यंजन जो है, कंठ ध्वनियाँ जो हैं ये है। अगला प्रश्न है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो मूर्धन्य व्यंजन है ड और ढ। ये जो हैं मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो अल्प प्राण वर्ण कौन से होते हैं? पहले अल्प प्राण वर्ण किसे कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से हवा कम निकलती है। ठीक है, तो ये हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन होता है। क्या होता है? हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन। तो कौन सा है इसमें से? तो आप ध्यान दीजिए कि कौन सा होगा इसमें। इसमें से सही उत्तर है, मैंने अभी कहा ना, पहला, तीसरा और पांचवा। तो पहला क और गौ जो है ये इस प्रकार से अल्प प्राण व्यंजन है। ठीक है, या अल्प प्राण वर्ण भी कहते हैं इन्हें। अगला प्रश्न है, निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन से हैं? तो नासिक यानी जो नाक से निकलते हैं और इन्हें पंचमाक्षर भी कहते हैं। तो कौन सा है इनमें से? तो इनमें से है ज्यों। ठीक है, अगला प्रश्न है, ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आपके कंठ और तालव्य। ठीक है, तो ये कहलाते हैं कंठ और तालव्य वर्ण। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से हैं? अयोगवा में क्या होता है? अनुस्वार और विसर्ग। तो कौन है इसमें अनुस्वार और विसर्ग? तो ये है अंग और अहो। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वितत्व व्यंजन है। द्वितत्व यानी दो व्यंजन आए हुए हैं एक साथ। तो कौन से हैं इसमें? इसमें से है दिल्ली। ठीक है, लो दो बार आया है तो इसे द्वितत्व व्यंजन कहते हैं। अगला है श, 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 हो। कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो कौन से व्यंजन है ये? इन्हें कहते हैं आपका संघर्षी। ठीक है, तो क्या कहलाते हैं? संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो इसमें है आपका ख और गो। इनके नीचे ये बिंदु लगा रहता है। ठीक है, ये अरबी फारसी से आई हुई है, इसलिए नवीन विकसित ध्वनियाँ भी कहते हैं इन्हें। अगला है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो सबसे पहले ये जान लो कि घोष वर्ण किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो। ठीक है, घोष या इसे सघोष भी कहते हैं। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो। हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा क्या होगा? तीसरा,
चौथा और पांचवा, हर वर्ग का। ठीक है, तो कौन सा है इसमें? तीसरा, चौथा, पांचवें में से कौन सा आएगा आपका? तो यहां ध्यान दीजिए कौन सा होगा? मो पांचवा वर्ण है, जबकि क पहला है, ख दूसरा है, ट दूसरा है। तो तीसरा, चौथा, पांचवा होना चाहिए। तो कौन सा है? मो वर्ण। ठीक है, घोष वर्ण है। अगला प्रश्न है, कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक यानी जिसका कोई भी मानक नहीं है। तो ख भी है, ध भी है, भ भी है, जबकि ये नहीं है, अमानक वर्ण है ये। ठीक है, तो ये अमानक वर्ण है, इस प्रकार का कोई वर्ण नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? तो ये अभी भी मैंने बताया था कि किसकी ध्वनियाँ हैं ये है अरबी फारसी की। इनके नीचे क्या होता है? बिंदु लगा रहता है। कोई वर्ण है, जैसे जौ हो गया, इसके नीचे बिंदु लग गया। ठीक है, ख हो गया, इसके नीचे क्या है? बिंदु लगा हुआ है। तो ये अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। क्लियर? अब अगला प्रश्न है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है और अधिकतर विद्यार्थियों को ये भी नहीं पता होता है कि हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं। तो पहले ये 52 अक्षर थे। पहले क्या थे? 52 थे। लेकिन अब एक और वर्ण मिला दिया गया है, तो अब 53 वर्ण होंगे। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में अब कितने अक्षर हैं? 53 वर्ण हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला है, अक्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो किसके अंतर्गत आती है ये? तो ये आती है आपकी संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। तो संयुक्त वर्ण में कौन कौन से वर्ण हैं आपकी? संयुक्त व्यंजन में है आपके पास क्षेत्रीय वाला। ठीक है, अगला है त्र, ज्यों और श्र। अक्ष, त्र, ज्यों और श्र, ये चार जो वर्ण हैं ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में अक्षों का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो किस वर्ण के बाद आएगा ये? तो यहां ध्यान दीजिए कि कौन सा वर्ण होगा वो। ये आएगा क के बाद। क्यों आता है? इसका कारण ये है, क और श मिला के जो है अक्ष बनता है। ठीक है, तो क और स अगर आप मोबाइल में भी टाइप करेंगे, क के नीचे हलंत लगाकर और प्लस 100 करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? अक्ष बन जाएगा। ठीक है, अगला वर्ण है ज्ञ वर्ण। जिन वर्णों के संयोग से बना है, तो कौन सा होगा वो है आपका बी। जौ और ज्यों के योग से जो है ये ज्यों बना है। अगला प्रश्न है, अघोष वर्ण कौन सा है? तो सबसे पहले ये जान लो, अघोष वर्ण किसे कहते हैं? तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो। ठीक है, तो कंपन नहीं होना चाहिए। तो हर वर्ग का पहला, ठीक है, या दूसरा, क्या होगा? पहले या दूसरा होना चाहिए। तो पहला यानी व्यंजन वर्ण की बात कर रहे हैं, तो कौन सा उत्तर होगा यहाँ पर? बताइए कौन सा होगा? तो सही उत्तर है आपका शो। ठीक है, सौ भी जो है इसी अघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। अगला है, घ का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो ये अभी हमने कहा था, क वाले जो वर्ण होंगे वो कंठ या ध्वनियाँ होंगी। ठीक है, तो उसका उत्तर है कंठ। अगला है, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा है? अभी हमने बात करी थी संयुक्त व्यंजन 4 हैं, तो इसमें से यो जो है संयुक्त व्यंजन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? दंत्य। ठीक है, तो दंत्य नहीं है कह रही है यहाँ पर, नहीं है, ये ध्यान रखना। तो कौन सा नहीं है? टो। टो जो है तालव्य व्यंजन है, तो दंत्य नहीं है। जबकि तो, नो, दो जो है ये दंत्य
ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिसके अंत में कह रहे हैं अ आता है तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं आपका अकारांत। क्या कहेंगे? अकारांत कहते हैं। ठीक है। अगला है, अक्षर वर्ण किसके योग से बना है? अभी हमने पूछा था। ठीक है, तो ये किसके योग से बना हुआ है? तो ये बना है क प्लस श। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो स्वरों की कुल संख्या कितनी है? यहाँ पर 13 स्वर हैं। ठीक है, 13 स्वर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो स्वर कौन सा नहीं है इसमें? ओ भी स्वर है, ओ भी स्वर है, ए भी स्वर है, जबकि ये जो है स्वर नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ट वर्ग नहीं है। ट वर्ग नहीं है तो कह रहे हैं ट में ठ ढ ण ये तो है, लेकिन ये नहीं है। ठीक है। अगला है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 मानी जाती है व्यंजनों की संख्या। ये ध्यान रखना। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर पूछ रहे हैं, तो पीछे आने वाला स्वर या पश्च स्वर के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा है? तो कौन सा है पश्च स्वर? आ जो है पश्च स्वर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवा है? तो अभी हमने बात करी थी, तो अयोगवा कौन सा है? अनुस्वार और विसर्ग जो होते हैं, अंग और अह जो है वो अयोगवा वर्ण कहलाते हैं। अगला है, छ ध्वनि का उच्चारण है। क च छ ज झ ये वाले वर्ण जो हैं किस में आते हैं? तो ये आते हैं आपके तालव्य व्यंजन के अंतर्गत। ठीक है, या तालव्य ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? ये भी है, ये भी है, तो ये भी है, जबकि ये नहीं है। तो इस प्रकार से नहीं है पूछ रहा है इसमें, तो ये वाला ऑप्शन जो है श जो है संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन कौन से हैं इसमें से? तो च छ ज झ ये तालव्य व्यंजन है। ठीक है, याद रखना, च छ ज झ ये तालव्य व्यंजन है। अगला प्रश्न है, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? तो किस वर्ग के व्यंजन है ये हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अगला है, अनुनासिक का संबंध होता है। तो अनुनासिक का संबंध किससे होता है? नाक और मुंह दोनों से। ठीक है, नाक और मुंह दोनों से जो है अनुनासिक यानी पंचमाक्षर भी जिन्हें कहते हैं। अगला प्रश्न है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो कौन से होते हैं वो? वर्ण के पंचमाक्षर। अभी मैंने बात करा था कि वर्ण के पंचमाक्षर जो हैं अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। अगला है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो वैसे 13 होती है, लेकिन यहाँ 13 ऑप्शन में है नहीं, तो 11 है। ठीक है, तो 11 जो है, अंग और अहो हटा देंगे तो वो 11 हो जाएंगे। ठीक है। प्रश्न है, कंठ ओष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। कंठ ओष्ठ का उदाहरण कौन सा है इसमें से? तो इसमें है उदाहरण आपका अव का जो उदाहरण है वो कंठ या ओष्ठ का उदाहरण है। ठीक है। अगला है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम कौन सा है? भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सबसे पहले ध्वनि यानी अक्षर, फिर शब्द बनता है, फिर पद बनता है, फिर वाक्य बनता है। ठीक है, सबसे पहले ध्वनि अक्षर, फिर शब्द, फिर पद, फिर वाक्य। ठीक है, तो इस प्रकार से डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर वर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है।
ठीक है, तो कौन सा है सही अनुक्रम, कौन सा है? तो सबसे पहले कंठ, क, तालव्य, च, वत्सर्य, कंठ, तालु, मूर्धन्य, जिसे मूर्धन्य भी कहते हैं, कोच, ट, दंत्य, दंत्य, त, उष्ट, प। तो क, च, ट, त, प, कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत्य, उष्ट। ठीक है, तो ये है सही अनुक्रम। अगला है प्रयत्न के आधार पर लौ किस प्रकार की ध्वनि है? तो लौ किस प्रकार की ध्वनि है? तो लौ है आपकी पार्श्विक ध्वनि। ठीक है, क्या है? पार्श्विक ध्वनि। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार की अन्य वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।